नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। शहर की सरकार के लिए प्रदेश में आज वोट डाले जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 5 बजे तक मतदान का काम चलेगा। प्रदेश के 151 निकायों में मतदाता अपने पार्षदों का चुनाव करेंगे। इसके बाद ये पार्षद मेयर और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लंबी चली चुनाव प्रचार के बाद अब आज मतदाताओं का दिन है, यानी आज फैसले का दिन है। अपने शहर के वार्ड को सुंदर, स्वच्छ और सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले निकाय चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कर्मी पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं। चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। न्यूज़ 18 निकाय चुनाव में मतदान से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगा। रिपोर्टरों की सबसे बड़ी टीम के साथ आपको निकाय चुनाव में मतदान की पूरी तस्वीर दिखाएंगे, तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो आज 151 नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 10 नगर निगम के अलावा 38 नगर पालिका और 103 नगर पंचायतों में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस बार मतदान बैलेट पेपर से हो रहा है। कुल 2840 वार्ड के लिए मतदान होना है। 151 निकायों के लिए 10,161 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। करीब 40 लाख मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे और 24 दिसंबर को सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आज जनता के फैसले का दिन है और शहर का संग्राम, शहर की सरकार के लिए आज सुबह 8 बजे से वोट डाले जाएंगे और ये जो वोट डालने की प्रक्रिया होगी 5 बजे तक चलती रहेगी। 151 नगरीय निकाय चुनाव है, जहां पर 10,167 प्रत्याशी हैं। 10 नगर निगम के लिए मतदान होगा। 38 नगर पालिका यहां पर है। 103 नगर पंचायत के लिए मतदान है और बैलेट के जरिए वोटिंग होगी। बैलेट में नोटा का भी विकल्प दिया गया है। पूरे प्रदेश में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और इस बार खास बात यह है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर और अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो सभी की निगाहें 10 नगर निगमों पर हैं और 10 नगर निगम जो बेहद खास हैं वो हैं रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, चिरमिरी और धमतरी। ये 10 नगर निगम बेहद खास हैं और चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की साख प्रतिष्ठा दांव पर है। और जिस तरह से उपचुनाव जीतकर कांग्रेस के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में जीतने वाली बीजेपी के हौसले इस बार बुलंद नजर आ रहे हैं। वहीं छोटी छोटी जो स्थानीय पार्टियां हैं वो भी दमखम के साथ इस मैदान में कूद पड़ी हैं और वो भी दावा कर रही हैं कि शहर की सरकार में उनका रोल ज्यादा होगा। तो 151 नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। हालांकि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव कराना भी चुनौतीपूर्ण होता है और हालांकि पहले कहा गया था कि कुछ जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर मतदान की टाइमिंग को लेकर अलग अलग चीज कही गई थी, मसलन कि शाम 3 बजे तक फैसला किया गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। तो आज फैसले का दिन है। जिन बुनियादी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं उनको लेकर लोग अपने घरों से निकलेंगे। हालांकि जनता इस बार बहुत चुप है, इसीलिए जो पार्टियां हैं वो कुछ ज्यादा भाप नहीं पा रही हैं और आज जनता के फैसले का दिन है। तो 151 नगरीय निकायों में आज वोट डाले जाएंगे। सूबे की जिन 151 निकायों में चुनाव होना है उनमें से 10 नगर निगमों पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि 15 सालों बाद सत्तासीन होने वाली कांग्रेस के लिए नगर निगमों में जीत एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं राज्य में विपक्षी दल बीजेपी ज्यादा से ज्यादा निकायों में जीत के लिए प्रति आश्वस्त दिखाई दे रही है। इन सब के बीच एक नजर सूबे के 10 नगर निगमों के सियासी गुणागणित पर। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों के लिए चुनौती का पहाड़ खड़ा हो गया है,
क्योंकि बीजेपी 15 साल बाद गैर सत्ताधारी दल के रूप में अपनी जमीन तलाश करने निकाय के रण में उतरी है, तो कांग्रेस पहली बार बतौर सत्ताधारी दल निकाय में जीत की जद्दोजहद कर रही है। बात अगर इन 10 नगर निगम के सियासी गुणा गणित की करें तो 2014 के चुनावी परिणाम ने 10 में बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4 और अन्य के खाते में महापौर की सीट देकर सियासी संतुलन बनाया था। हाँ, ये बात अलग है कि कोरिया जिले के चिरमिरी नगर निगम से कांग्रेस के बागी डमरू रेड्डी चुनाव लड़कर जीते थे। अब उनकी घर वापसी हो चुकी है। इस बार राजनीतिक दलों के लिए चुनौती काफी बड़ी और अलग है, क्योंकि इस बार न केवल नगर निगम में मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है, बल्कि परिसीमन के बाद कई वार्डों के सियासी समीकरण बिगड़ चुके हैं। तो वहीं बची कसर आरक्षण ने पूरी कर दी। आरक्षण की जद में प्रदेश भर के दर्जनों राजनीति के दिग्गज धराशायी हो गए। एक नजर शहर की सरकार के वर्तमान हालात पर। प्रदेश के 13 में से 10 नगर निगमों में चुनाव। बीजेपी 4, कांग्रेस 4, अन्य के खाते में 2। परिसीमन आरक्षण ने बदली सियासी गुणागणित। 10 नगर निगम के 542 वार्डों में चुनावी प्रक्रिया जारी। नगर निगमों में बहुमत के आधार पर बनेगा महापौर। नगर निगम के मौजूदा हालात तब के हैं जब राज्य में सत्ताधारी दल बीजेपी हुआ करती थी, मगर साल 2018 के अंत में 15 सालों बाद हुए सत्ता परिवर्तन के साथ ही सियासी जानकार इस उधेड़ बुन में लगे हैं कि आखिरकार बहुमत के आधार पर किस दल का महापौर बनेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नगर निगमों में मतदाताओं की कुल संख्या 20 लाख के पार पहुंची हो। अब जब मतदाताओं की संख्या बढ़ी है तो राजनीतिक दलों की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। एक नजर नगर निगमों में मतदाताओं की संख्या पर। बिलासपुर नगर निगम कुल मतदाता 4,53,026। 70 वार्ड। महिला मतदाता 2,28,446। पुरुष मतदाता 2,24,533। कोरबा नगर निगम में कुल मतदाता 2,75,010। यहाँ 67 वार्डों में 1,40,379 महिला मतदाता, 1,34,587 पुरुष मतदाता। रायगढ़ नगर निगम में 1,34,433 मतदाता। यहाँ 48 वार्डों में 68,417 महिला मतदाता, तो वहीं 66,007 पुरुष मतदाता हैं। अंबिकापुर नगर निगम में 1,13,776 कुल मतदाता हैं। 48 वार्डों में 56,661 महिला मतदाता, 57,109 पुरुष मतदाता हैं। चिरमिरी नगर निगम में 57,443 कुल मतदाता हैं, जबकि 40 वार्डों में 29,903 महिला मतदाता, तो वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 27,539 है। रायपुर नगर निगम में 8,96,317 मतदाता हैं, तो वहीं 70 वार्डों में 4,57,145 महिला मतदाता, जबकि 4,38,928 पुरुष मतदाता हैं। धमतरी नगर निगम की बात करें तो यहाँ कुल मतदाता 69,631 हैं। 40 वार्डों में 33,517 महिला मतदाता हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 36,114 है। दुर्ग नगर निगम में 2,16,062 मतदाता हैं। कुल 60 वार्डों में 1,06,804 महिला मतदाता है, जबकि 1,09,234 पुरुष मतदाताओं की संख्या है। राजनांदगांव नगर निगम की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 1,24,601 है, जबकि 51 वार्डों में 60,739 महिला मतदाता हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 63,860 है। जगदलपुर नगर निगम की बात करें तो 93,146 कुल मतदाता हैं, जबकि 48 वार्डों में 44,786 महिला मतदाता, जबकि 48,335 पुरुष मतदाता हैं। प्रदेश के 10 नगर निगमों के 24,33,445 मतदाताओं को साधने और लुभाने के लिए राजनीतिक दलों समेत गैर दलीय नेता प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम कश्मकश के बाद अब बारी जनता जनार्दन की है। सभी दलों के दावे वादों के बाद 21 दिसंबर को कुल 10,167 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटी में कैद हो जाएगी, जिनकी गणना 24 दिसंबर को होगी। अब मंगलवार को ही पता चलेगा
किसका मंगल मंगल और किसका अमंगल होता है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो ये मत भूलिए कि आज जनता के फैसले का दिन है और जो आपके दिल में चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं, उसको लेकर आप घरों से निकलेंगे। सुबह 8 बजे का वक्त मुकर्रर है। इस टाइम पर आपको मतदान केंद्र पर पहुंचना है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। उससे पहले आपको निगम की स्थिति बताएं, वर्तमान स्थिति। दरअसल 10 नगर निगम है और इसमें जो स्थिति है वो है बीजेपी के पास 4, कांग्रेस के पास 4 और अन्य के खाते में 2। यानी यहां पर संतुलन है दोनों के बीच, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच। 10 नगर निगमों पर 4-4 कांग्रेस बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 अन्य के खाते में गई हैं। ये पिछले जो आंकड़े हैं वो आपको बता रहे हैं। इस बार क्या होगा वो 24 दिसंबर को पता चलेगा, जब वोटों की गिनती होगी, जब नतीजे आएंगे। लेकिन नतीजों से पहले आज फैसले का दिन, जनता के फैसले का दिन। जनता जो सोचती है, जो दिल में रखती है, आज उसी को लेकर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 151 नगरीय निकाय चुनावों के लिए सुबह 8 बजे से वोट डाले जाएंगे। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए 10,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने। पूरी हो चुकी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह जी हैं। सर, कितने ऐसे निकाय हैं जिसमें चुनाव हो रहे हैं? देखिए, कुल 151 नगरीय निकाय हैं, जिसमें 10 नगर निगम हैं, 38 नगर पालिकाएँ हैं, 103 नगर पंचायतें हैं। इनमें आम चुनाव हैं और 2 नगर निगमों में, भिलाई और बीरगांव में 3 वार्डों में उपचुनाव है। इस प्रकार से 153 स्थानों पर कल मतदान होगा। मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक है। जो लोग 5 बजे मतदान केंद्र में आ जाएंगे, उनको भी मताधिकार की सुविधा दी जाएगी। पूरे प्रदेश में मतदान सामग्री का वितरण मतदान दलों को किया गया है। मतदान दल अपने गंतव्य स्थल मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं। सभी जिलों से खैरियत की रिपोर्ट है। इस प्रकार से मतदान की पूरी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। सर, ये कितनी सुरक्षा के लिए कितने जवान तैनात किए कुछ? हाँ, लगभग 10,000 के ऊपर ये तैनात तो ऐसे हैं जो मतदान केंद्र के आसपास हैं। इसके अलावा जो बाहर का बल है, जो लॉ एंड ऑर्डर दिखेगा, मतदान केंद्र के बाहर व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। कहीं भीड़ हो जाती है, कोई बात हो जाती है, उसका बल अलग है। और तकरीबन 10,000 आदमी, जैसे मैंने कहा, ये केवल मतदान केंद्रों के आसपास लगाए गए। मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करें। और 18 डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की है निर्वाचन आयोग ने। उसमें एक डॉक्यूमेंट खुद की जनरेट की हुई पर्ची है, वो पर्ची भी काम करेगी और साथ में डॉक्यूमेंट का काम भी करेगी। तो ये थे राज्य निर्वाचन आयुक्त जो बता रहे थे किस तरह से चुनाव की पूरी व्यवस्था की गई, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो उसकी भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़ के लोग मतदान करें। कैमरामैन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़, रायपुर। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10,000 जवान तैनात किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस के सामने चुनौती होगी, लेकिन उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। माओवाद प्रभावित इलाकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर डीजीपी ने न्यूज़ 18 पर आम मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। चुनाव 2 चरणों में या 3 चरणों में हुए। इस बार पहली बार सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसको एक साथ ही कराएं और इसलिए कानून व्यवस्था और सभी चीज़ों के मद्देनज़र पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सारे पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर्स मतदान की तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, सेंसिटिव स्थान हैं, उन सबको, जो पोलिंग बूथ्स हैं और सभी जगह पहले से ही पुलिस ने अपनी प्रिकॉशनरी पेट्रोलिंग्स कर रहे हैं। कल फ्लैग मार्च भी कराया गया है। कुल मिला के सारे बंदोबस्त इस प्रकार के हैं और अभूतपूर्व है कि इतने सारे जगहों पर एक साथ चुनाव कराना, ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है, किंतु मुझे उम्मीद है कि हमारे जो एसपीज हैं, हमारे जो पुलिस अधिकारी, कलेक्टर्स, सब मिलके ये चुनाव को बहुत अच्छे से संपन्न कराएंगे।
तो सुबह 8 बजे ये वक्त याद रखिए और इसी वक्त पर आपको मतदान केंद्र पर पहुंचना है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। 70 वार्डों वाले रायपुर नगर निगम की 8,96,317 वोटर आज अपनी पसंद का पार्षद चुनेंगे। 4,57,145 पुरुष मतदाता और 4,38,928 महिला मतदाताओं के साथ ही 244 थर्ड जेंडर के मतदाता आज मतदान कर शहर की सरकार के लिए पार्षदों को चुनेंगे। रायपुर नगर निगम के ब्राह्मणपारा वार्ड में सबसे ज्यादा महिला वोटरों की संख्या है। वहीं शहर में सबसे ज्यादा बामन राव लाखे वार्ड में तो सबसे कम मतदाता मदर टेरेसा वार्ड में हैं। 2004 में रायपुर नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था और सुनील सोनी यहां के मेयर थे। 2009 में बीजेपी से कांग्रेस ने मेयर पद छीन लिया और कांग्रेस की किरणमयी नायक यहां की मेयर बनी। साल 2009 में भी कांग्रेस ने अपनी जीत बरकरार रखते हुए रायपुर नगर निगम पर कब्जा किया और मेयर बने प्रमोद दुबे। इस बार मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है, इसलिए जिस पार्टी के पार्षद सबसे ज्यादा जीतेंगे उसी का मेयर इस बार रायपुर का बनेगा। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो सबसे बड़ा नगर निगम है रायपुर, उसके बाद इसी के पैरेलल है बिलासपुर। दोनों जगह पे 70 वार्ड हैं और रायपुर बेहद दिलचस्प है। इस बार यहाँ कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में, और जेसीसीजे जो है जोगी साहब की जो पार्टी है वो भी दमखम आजमा रही है इस चुनाव में। हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़े हैं रायपुर से, उनसे ताजा जानकारी लेते हैं। अवधेश, जानना चाहूंगा, सुबह 8 बजे से आज वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। बताइए मतदान को लेकर कैसी है तैयारियां, कैसे हैं सुरक्षा के इंतजामात? बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिस तरह से पोलिंग पार्टी को ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग के बाद किट का वितरण किया गया और उसके बाद उनकी तैनाती जो मतदान केंद्रों पे हुई है वो तैनाती पूरी हो चुकी है। मतलब ये कि मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। बूथ पे जहां जहां पे बूथ है 2840 वार्डों में जो मतदान होने हैं उसके लिए जो जितने भी बूथ है सभी बूथों पे 12-13 प्रत्येक वार्ड में बूथ निर्धारित किए गए, उस हिसाब से सारी तैयारी कर ली गई है। हम अपने कैमरा पर्सन राजन से कहेंगे कि जब आप भीतर की तस्वीर एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो देख लीजिए इस वक्त जो हम खड़े हैं, जो वार्ड क्रमांक 57 जो पंडित भगवती चरण शुक्ल वार्ड है राजधानी रायपुर का, एक बड़ा हाई प्रोफाइल वार्ड इसे माना जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशियों की बात कर ली जाए तो कांग्रेस से प्रमोद दुबे जो वर्तमान में महापौर हैं वो ताल ठोके हुए हैं, तो बीजेपी ने सचिन मेघानी जैसे युवा को टिकट देके चुनावी मैदान में उतारा है। इनके अलावा इसी कारण हाई प्रोफाइल ये वार्ड माना जाता है। देख लीजिए जो आयोग की तैयारी है, मतदान केंद्रों के बाहर तमाम चीजों का उल्लेख किया गया है कि जो 18 प्रकार के जो आईडी, जो वोटर आईडी होगा, जो मतदाता जो पर्ची लेके जाएंगे और उसके साथ जो उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए जो तमाम चीजें दिखाने होंगे वो 18 तरीके का जो है वो तमाम चीजों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि चाहे वो भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता परिचय पत्र हो या फिर पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या फिर सरकारी उपक्रम द्वारा जारी कोई से भी ऐसा आइडेंटिटी कार्ड हो जिसके माध्यम से ये पता चल सके कि वो ये व्यक्ति वही है जो मतदान करने आया है। तमाम चीजों की जानकारी यहाँ पे दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग ने इस बार किया है कि ई वोटर पर्ची को भी मान्य किया है कि वेबसाइट से जो डाउनलोड करके जो ई वोटर पर्ची होगा उसके माध्यम से भी चुनाव यहाँ पे मत का उपयोग किया जा सकेगा। देख लीजिए पूरी तैयारियां हो गई है। एक बार आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि ये मतदान केंद्र जो है, मतदान केंद्र जो इसी वार्ड का है वो देख लीजिए। यहाँ पे तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। ये यहाँ से लोग आएंगे, यहाँ पे पहले अपने मताधिकार, अपना जो नाम है वो यहाँ पे तय करेंगे और उसके बाद इधर से होते हुए वो गोपनीय जो कक्ष है जहां से वो मतदान करेंगे वो यहाँ पे मौजूद है। देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा दे कि वहां पे जाके अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। और ये जो बैलेट बॉक्स है जो इस बार नगरीय निकाय चुनाव में जो इस बार जो है जो मतदान जो है वो बैलेट पत्र से जो होना है तो इस बैलेट बॉक्स में उसे डाला जाएगा। इसकी अभी चेकिंग की जा रही है। देख लीजिए पूरी तरह से खाली है। राजनीतिक दलों के जो यहाँ पे जो प्रत्याशी आएंगे, जो यहाँ पे जो एजेंट आएंगे, उनके मौजूदगी में इसको सील किया जाएगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां आप लोग करके रखे हैं अभी तक? मतदान की पूरी तैयारी हो गई है। ये पेटी सीलिंग करना है। एजेंट को देख रहे हैं, 7:15 तक एजेंट को देखेंगे। उसके बाद पेटी सीलिंग कर देंगे। अगर एजेंट आते हैं तो उनका इसमें हरिपत्र मुद्रा में दस्तखत लेंगे और यदि नहीं आएंगे तो पेटी सील कर देंगे। हमको इतना ही निर्देश है।
मतपत्र की भी व्यवस्थाएं आप लोग की तरफ से की गई होगी, थोड़ा सा एक बार दिखा दें हमारे दर्शकों को कि मत जिसपे इस्तेमाल करेंगे, जो पहली बार जो हमारे तमाम जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में मतपत्र से इस बार वोट करने वाले हैं, तो बड़ी जागरूकता है। निर्वाचन आयोग ने बार बार डेमोन्स्ट्रेशन किया है उन तमाम चीजों का कि किस तरह से उनको वोट करना है। तो ये कुल मिला के तैयारी, ये क्या तैयारी, आप लोग कब से यहाँ पे आए हैं? हम लोग कल से आए हुए हैं। कल अपन 3 बजे से यहाँ पर आ चुके हैं, चेकआउट कर लिए हैं यहाँ पे आकर के, और अपनी जो पूरी जो मतपत्र लेखा है और हरित पत्र मुद्रा है, वो सारा चीज की जो व्यवस्था है वो अपने अच्छे से करके यहाँ पे अब मतदान करवाने की तैयारी में। कितने मतदाता है आपके इस बूथ में? टोटल मतदाता है 905। 905 मतदाता है। अब उसमें से 80-90% होने की उम्मीद है, और भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, लेकिन 90% तो होगा ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप लोगों ने जो जागरूकता अभियान चलाया निश्चित तौर पे होगा। ये जानना चाहेंगे, जो गोपनीय कक्ष है वो एक ही है यहाँ पे, एक एक करके लोग मतदान करें, क्या प्रोसेस क्या होगा? मतदाता किधर से आएंगे? मतदाता इधर से ऐसे लाइन लगी रहेगी, यहाँ से ऐसे आएंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है भीतर जाने का रास्ता है ना, भीतर जाने का रास्ता, यहाँ से आएंगे, 1 नंबर वहां पे बैठेंगे है ना, वहां से अपना नाम पुकारेंगे, 2 नंबर वहां पे बैठेंगे, 3 नंबर वहां पे पर्ची देंगे, उनका सबका अलग अलग काम बटा हुआ है। 2 नंबर जो है मतदाता बैलेट कंट्रोल क्या बोलते हैं उसको, मतपत्र लेखा, हाँ मतपत्र देगा, और वो फिर वहां से वहां जाएंगे, घूमते तीर के निशान देंगे उनको, फिर वहां से वो उसमें डालेंगे, वहां पे अपना निशान जो भी डिश में डालना है वो डालेंगे, फिर आकर के पेटी में डालेंगे। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे, ये मतपत्र, ये जो मत पेटी है, क्या एक ही मत पेटी है आप लोगों के पास, क्योंकि 900 से ज्यादा वोट है? नहीं सर, इसमें बताए हैं कि कम से कम 1500-1600 मतपत्र इसमें आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो इसके लिए एक छोटी पेटी और दी गई है, तो उसमें डालेंगे। वो छोटी पेटी रखिए उधर। ये दी गई है, और ये भी पूरी तरह से खाली है। एक बार दिखाएंगे अपने दर्शकों को, देख लीजिए जो छोटी जो अतिरिक्त जो मतपेटी है वो भी देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे निर्वाचन आयोग के द्वारा व्यवस्था की गई है। ये भी जो अधिकारी हैं वो दिखा रहे हैं, ये खाली है ना। इसकी जरूरत संभवतः नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसको बताते हैं, उसका लगभग 1500-1600 उसमें मतपत्र आ जाते हैं, तो यहाँ पे 900 मतदाता हैं, तो उतने में हो जाएगा। चलिए, मतलब पूरी तैयारी आप लोग की हो चुकी है। चले, बहुत शुभकामनाएं आपको, अच्छे से आप चुनाव करवाइए। तो मतलब देख लीजिए दीपेश की पूरी तैयारी हो चुकी है, मतदान की बस अब इंतजार है, मतदाताओं का इंतजार है उस वक्त का जब लोकतंत्र की इस महापर्व में साक्षी बनने के लिए तमाम जो मतदाता है वो यहाँ पे उमड़ेंगे, वो जुटेंगे, और एक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, नगर की सरकार चुनने के लिए अपना मताधिकार का इस्तेमाल वो करेंगे। सुरक्षा की भी बात कर ली जाए, तो अगर सुरक्षा की बात कर ली जाए तो देख लीजिए ये जो जिस, बिल्कुल आप बने रहिएगा अवधेश हमारे साथ, और हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। अब दर्शकों को बता दें कि आपने देखा किस तरीके से अवधेश ने बताया कि पंडित भगवती चरण शुक्ल वार्ड जो 57 है वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और कैसे कैसे वोटिंग होगी, कैसे लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तमाम चीजें वो लगातार बताना है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का आएंगे। जी, आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है कोरबा की, अगर बात करें नगर पालिका निगम की, तो यहाँ जो जिस तरीके से जो प्रदूषण का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ के जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सड़क, नाली, बिजली, पानी की जो समस्याएं हैं वो पर्याप्त अभी तक नहीं हो पाई है। इतने साल निगम बने हुए हैं, लेकिन जो जिसको लेकर जो मतदाता है वो निश्चित तौर पर अपने घरों से निकलेंगे और अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब्दुल और रायपुर चलते हैं, हमारे सहयोगी अवधेश लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश, ये जो चुनाव है शहर की सरकार के लिए चुनाव है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है हमारे देश में, और एक स्तर ये भी होता है महत्वपूर्ण जब स्थानीय मुद्दों को लेकर ये चुनाव है। क्या सोचेगी जनता, किन किन मुद्दों को लेकर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं आज?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी कैंपेन में चाहे कितना भी शोर शराबा हो जाए, लेकिन जब मतदाता है, जनता जनार्दन जो है, जब वो मत का इस्तेमाल करने के लिए गोपनीय कक्ष में पहुंचती है और उस वक्त जो एक सेकंड का जो दिमाग वो सोचने के लिए जो इस्तेमाल करती है, उसी पे आधारित रहता है कि वो अपना मत अपना किसे दे रही है, किसे अपना नेता चुनने जा रही है। भले ही चुनावी शोर शराबा कितने भी चरम पे क्यों न पहुंच जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दों की अगर बात कर ली जाए तो राजधानी रायपुर की अगर खास करके बात कर ली जाए तो बीते 10 सालों से छत्तीसगढ़ के राजधानी में नगर की सरकार कांग्रेस की बनी हुई है। 2009 चुनाव की बात कर ली जाए, 2014 चुनाव की बात कर ली जाए, दोनों ही चुनावों में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने बीजेपी के महापौर प्रत्याशी को पटखनी देके वो महापौर बने थे, सत्ता में काबिज हुए थे और 10 सालों से सरकार शहर में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन बावजूद उसके सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव चरम पे देखने को मिल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, नाली, तमाम ऐसे जो चीजें हैं जो रोज जो सतत कार्य होने वाली चीजें हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी राजधानी रायपुर इसी चीज का इतिहास है कि यहाँ पे पीलिया से 3-3 दर्जन की लोगों की मौत होती है। शुद्ध पेयजल नहीं मिलने के कारण हाईकोर्ट से फटकार लगाई जाती है, निगम आयुक्त को वहां पे तलब किया जाता है। तो राजधानी रायपुर में मुद्दे तमाम है क्योंकि शहर की सरकार है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी उनके वार्ड का पार्षद बनेगा वो उनका अपना नेता होगा। शहर की जो उनके वार्डों की, उनकी गलियों की, उनके घरों के आसपास की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका विस्तार वो करेंगे और ये तमाम मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। लेकिन अगर चुनावी कैंपेन पे नजर डाली जाए तो बड़ा है दिलचस्प ये रहा कि कांग्रेस के जो लोग थे, जो कांग्रेस जो कैंपेनिंग की ओर बढ़ रही थी, वो केवल इस बात को जोर दे रही थी कि छत्तीसगढ़ में 15 सालों से बीजेपी की सरकार थी, इसलिए विकास के काम उस स्तर पे नहीं हुए जो होना चाहिए, चाहे जनता की जो उम्मीदें थी। लेकिन वही उलट जो बीजेपी है वो बार बार ये बात कहते रही कि रायपुर में 10 सालों से कांग्रेस की सरकार है शहर में, बावजूद उसके शहरों के जो हालात है, जो अब प्रदूषण की बात कर ली जाए, गंदगी की बात कर ली जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के फेल होने की बात कर ली जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए, तमाम जो मुद्दे हैं बीजेपी इन तमाम मुद्दों को गिना रही है। तो कुल मिला के ये है कि मुद्दे वही हैं, स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, पानी, बिजली, साफ सफाई, तमाम ये मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही दलों की ओर से, निर्दलियों की ओर से, अन्य दलों की ओर से मतदाताओं को रिझाने की भरकस कोशिश की गई है। कैंपेनिंग अपने शवाब पे था, हमने देखा कि जितनी भीड़ बीजेपी कांग्रेस की रैलियों में दिखाई दी, कमोबेश उतनी ही भीड़ निर्दलियों की भी रैली में दिखाई दी। तो सभी ने जोर अपना पूरा लगाया है। जोर लगाने के बाद अब आज जो बारी है वो है पूर्ण आहुति की बारी है, जनता जनार्दन की बारी है कि जनता मतदाता अपने घरों से निकलेंगे और 8 बजे से पहले से, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो तय करते हैं कि पहला वोट उन्हें देना है, तो कई लोग जो है वो पहले से तकरीबन 7 बजे के आसपास, 7:15 बजे के आसपास वो मतदान केंद्रों की ओर बढ़ेंगे क्योंकि 8 बजे से मतदान का समय है। तो 8 बजे से मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जो निर्धारित समय है वो शाम 5 बजे तक है। उसका भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि उसकी भी की व्याख्या इस तरह से की गई है कि शाम 5 बजे तक कैंपस में जो 100 मीटर का जो रेडियस है मतदान केंद्र से, जो मेन गेट है, उस मेन गेट के भीतर जितने मतदाता रहेंगे वो चाहे शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे, 7 बजे या उनकी समाप्ति तक, लाइन की समाप्ति तक वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन शाम 5 बजे से पहले उन्हें जो परिसर है, जो मतदान केंद्र की परिसर है, उसमें उन्हें दाखिल होना पड़ेगा, तब उन्हें मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिल पाएगा। तमाम व्यवस्थाएं की गई। एक बार हम फिर से अपनी व्यवस्थाओं को दर्शकों, जो आयोग ने जो व्यवस्था की है मतदाताओं के लिए, वो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई। देख लीजिए, मतदाताओं को बढ़ावा देने के लिए वोटर सेल्फी जोन, जो इस बार काफी जोर शोर से रहा कि नगरीय निकाय चुनाव में वोटर सेल्फी जोन की भी स्थापना की गई है। हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि हर मतदान केंद्र के बाहर इस तरह से वोटर सेल्फी जोन का पोस्टर लगाया गया है। जो मतदाता होंगे वो निकल के आएंगे, वोट करने के बाद यहां से वो सेल्फी लेके आयोग की जो वेबसाइट है उस पे वो अपने सेल्फी को पोस्ट करेंगे। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम की गई। एक बार मतदान केंद्र के भीतर फिर से एक बार चलने की कोशिश करेंगे और तमाम तरह की सुरक्षा की भी पुख्ता तैयारियां कर ली गई है, तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है कि किसी तरह से भी अवांछनीय तत्वों का प्रवेश इसके भीतर ना हो सके। पुलिस की व्यवस्थाएं कर ली गई है। राजनीतिक पार्टियों के जो नुमाइंदे होंगे, जो पोलिंग एजेंट जिन्हें कहा जाता है, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उनके मौजूदगी में मतदान कार्य जो होगा वो यहाँ पे शुरू होगा। देख लीजिए, तो ये मतदान केंद्र है। ये यहाँ से बाकायदा इस चीज का उल्लेख किया गया है कि ये भीतर जाने का रास्ता है। जो मतदाता होंगे वो इस रास्ते से आएंगे और यहाँ से भीतर जाने के बाद ये देखिए, ये भीतर जाने का रास्ता एक और यहाँ पे जो पर्ची है वो चिपकी हुई है और उसके बाद ये मतदान केंद्र देख लीजिए। फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पे मतदान केंद्र पे है। यहाँ पे जो होगा, जो सबसे पहला व्यक्ति रहेगा वो मतदाता पर्ची इनके हाथ में रहेगा, वोटर लिस्ट इनके हाथ में रहेगा, जो वेरीफाई करेंगे
कि जो मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं वो इसी बूथ जी, में जी। है कि नहीं। उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे जो है वो पीठासीन अधिकारी बैठेंगे, उनकी मौजूदगी में वेरीफाई किया जाएगा और आगे बढ़ के यहाँ उन्हें बैलेट पत्र दिया जाएगा। ये जो स्याही आप देख रहे हैं, जो अंगूठे पे जो उंगली पे जो अमिट स्याही लगेगी, ये इसी टेबल पे स्याही लगेगी और इसके बाद इस तरह से जो मतपत्र होगा वो इस तरह से होगा। हम अपने दर्शकों को दिखा देते, जो मतपत्र होगा वो इस तरह से होगा कि इस वार्ड में कुल 6 जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान पे है। इनकी किस्मत का जो फैसला है वो 24 तारीख को होगा। आज इन्हीं के लिए मतदान किए जाएंगे। तो इस बैलेट पत्र उन्हें दिया जाएगा, उंगली पे स्याही लगेगी और ये बैलेट पत्र लेके जो मतदाता होंगे वो जो बैलेट बॉक्स जो यहाँ पे कक्ष, गोपनीय कक्ष है, वहां पे जाके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहां पे जाके वो सील लगाएंगे, जो उनको घूमता हुआ तीर का जो सील दिया जाएगा वो उसका इस्तेमाल करेंगे। वहां पे मत करने के बाद वो चल के आएंगे और ये जो बैलेट बॉक्स है, इस बैलेट बॉक्स में वो अपने यहाँ पे जो एक व्यवस्था की गई हम दिखा सकते हैं। आप अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ये यहाँ पे जो राजन से कहेंगे जो जब नजदीक आगे वो दिखाने की कोशिश करें कि ये यहाँ पे आने के बाद जो ये जो हिस्सा है, यहाँ से वो जो बैलेट पत्र है वो इस बॉक्स में जाएगा। ये बॉक्स पूरी तरह से सील रहेगा, चुनाव आयोग की कस्टडी में रहेगा, उनकी निगरानी में रहेगा। तो इस तरह से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। देख लीजिए, ट्राईसाइकिल भी यहाँ पे रखी गई है कि अगर किसी तरह से कोई दिव्यांग मतदाता यहाँ पे पहुंचता है तो उसकी सुविधा के लिए उसे लाने ले जाने के लिए इस तरह से ट्राईसाइकिल की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई है। तमाम तैयारियां की जा चुकी है। 7:15 बजे हम अपने दर्शकों को बता दें कि ठीक 7:15 बजे तक, मतलब अधिकतम 7:15 बजे तक जो बैलेट बॉक्स है उसे सील कर दिया जाएगा। राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हैं, जो पोलिंग एजेंट है, उनकी मौजूदगी में जो है ये बैलेट बॉक्स सील कर दिया जाएगा। अगर 7:15 बजे तक वो नहीं आते हैं तो पीठासीन अधिकारी हैं, जो चुनाव आयोग के जो और जो लोग हैं, उनके मौजूदगी में ये बैलेट बॉक्स को सील कर दिया जाएगा। सुरक्षा की बात कर ली जाए तो देख सकते हैं जो हिंदू हाई स्कूल है जहां पे हम मौजूद है रवि दीपेश, ये जो पूरा परिसर है वो पूरी तरह से कवर्ड कैंपस है। इसके भीतर केवल उन्हें ही प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास जो तय मतदान के लिए जो तय जो चीजें हैं, वो सामग्री होगी, वो दस्तावेज होंगे, उन्हें ही यहाँ पे प्रवेश दिया जाएगा। मेन गेट एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। जो मेन गेट है वो मेन गेट देख लीजिए कि यहाँ पे ये मेन गेट मौजूद है। उस मेन गेट पे ही सुरक्षा जांच होगी, वहीं से ही केवल ऐसे ही लोगों को अंदर आने दिया जाएगा जिनके पास मतदाता पर्ची होंगे, जो मतदाता होंगे, या फिर राजनीतिक दलों के जो अधिमान्य जो एजेंट होंगे, उन्हें ही इस गेट के अंदर आने दिया जाएगा। और उसके बाद वो यहाँ पे लाइन लग के, क्योंकि यहाँ पे 3 बूथें हैं, हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे 3 बूथ है, 1, 2 और 3 बूथ, तीनों बूथ के बाहर कतारें लगेंगी मतदाताओं के और उसके बाद वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो तैयारियां पूरी है। इंतजार किया जा रहा है कि जनता जनार्दन, मतदाता जो इस लोकतंत्र के महापर्व में सबसे अहम हिस्सेदारी निभाते हैं, उनके आने का समय होने का कि ठीक 8 बजे मतदान कार्य शुरू होगा। बिल्कुल अवधेश, आपने ये भी बता दिया उन लोगों को जो पहली बार वोट डालेंगे और जो पहला जो वोटर होगा उसको एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा। ये जरूर याद रखिए, एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं फख्र की बात होती है प्रशस्ति पत्र पाना चुनाव आयोग की तरफ से। हमारे सहयोगी कोंडा गांव से विवेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। विवेक, आप बताइए क्या हालात है वहां पर और कैसी है तैयारियां मतदान को लेकर? देखिए कमरुद्दीन, बता दूं कि जो चुनाव की तैयारियां हैं वो तो प्रशासन अपने स्तर पर पहले पूरी कर ली है। जिस तरीके से अभी हम एक मतदान केंद्र में खड़े हैं, जो 2 वार्डों का मतदान केंद्र है, यहाँ पे पुलिस के जवान भी तैनात हैं और मतदान कर्मचारी कल से यहाँ पे आकर बैठे हुए। हालांकि यहाँ पे ठंड, मौसम में ठंडकता ज्यादा है, पर जो चुनाव की सरगर्मी है, ये कहा जाए कि कांग्रेस की सरकार के आने के बाद जो पहला नगरीय निकाय चुनाव है, तो उसमें चुनाव की सरगर्मी के आगे भी जो गर्मी बढ़ी हुई है, उसके कारण यहाँ की ठंडकता का एहसास तो लोगों को कम होने लगा है। और कल से लगातार यहाँ पर लोगों में ज्यादा उत्साह बना हुआ है। जी कमरुद्दीन। बिल्कुल, जानना चाहूंगा क्या मुद्दे होंगे इस बार, कैसे लोग घर से निकलेंगे, क्या सोच रहे हैं वोटर्स? विवेक। देखिए कमरुद्दीन, एक चीज है कि यहाँ पर जो 22 वार्ड है उसमें 21 वार्ड में चुनाव हो रहा है। एक वार्ड में हालांकि एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था, तो एक निर्विरोध जीत गया था कांग्रेस का प्रत्याशी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 45 साल बाद पहली बार ओबीसी महिला के लिए सीट आरक्षित है और यहाँ पे महिलाओं की वोटरों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। खासकर 22 वार्ड में यदि बात करें तो इसमें 18 वार्ड में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। और महिलाओं से जिस तरीके से बीच में हम लोग न्यूज 18 ने पूरी बात की थी, तो उसमें एक बात खुलकर आई थी कि जो मेन समस्या नगर पालिका की रहती है, जो मूलभूत समस्या रहती है पानी और सफाई, ये महिलाओं से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं इस बार अपने तबके से अध्यक्ष बनाने के लिए ज्यादा उत्साहित हैं
और जो नगर पालिका में घमासान मचा रहता है हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच में, तो इस बार भी वो तो देखने को मिल रहा है। पर सबसे ज्यादा महिलाओं में उत्साह है कि हम अपने तबके के लोगों, अपने महिला वर्ग की अध्यक्ष बनेगी तो हमारी समस्याओं का जो वार्डों में समस्या रहती है, सफाई और पानी, वो दूर होगी। और यदि राजनीतिक मुद्दों की बात की जाए तो कांग्रेस अपने 1 साल के कार्यकाल को लेकर जा रही है, तो भाजपा यहाँ पर कांग्रेस सरकार की 1 साल की विफलता को बता रही है। तो मुद्दे यहाँ पे वही पुराने हैं, लेकिन जो वार्डों की समस्या है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जी कमल। बिल्कुल। विवेक हमारे साथ आप बने रहेगा। हमारे साथ अवधेश मिश्रा भी रायपुर से लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी कोरबा से अब्दुल असलम भी जुड़े हैं। अब्दुल, जानना चाहूंगा आपसे, कोरबा में क्या मुद्दे हैं इस बार और क्या समस्याएं हैं वहां की? जी दीपेश, आपको बता दूं कि कोरबा के अगर मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ी जो मुद्दा जो है वो सड़क का है। सड़क की जो स्थिति है वो दयनीय है, जिसके कारण से कई बार जो है राजनीतिक दलों को आंदोलन तक करना पड़ा है। यही कारण है कि साथ ही जो सीवरेज की सिस्टम है और जो पानी का जो दिक्कत है यहाँ निगम क्षेत्रों में, उसको लेकर भी लोग खासे परेशान रहते हैं गर्मियों के दिनों में और दूसरे समय में भी। ये सारे जो मुद्दे हैं, साथ ही इसके साथ ही जो रोजगार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी जो है यहाँ पर, उसको लेकर भी जो युवा वर्ग है वो खासे परेशान है। इतने उद्योग है यहाँ पर लगे हुए, लेकिन उनको नौकरी यहाँ नहीं मिल रही। ये सारे जो मुद्दे हैं, इसके साथ ही जो प्रदूषण का भी एक मुद्दा है कि लोग जो है यहाँ पर से जो यहाँ से जो प्लांट है और जो सड़क से जो परिवहन जो हो रहा है कोयले का, उससे जो प्रदूषण फैल रहा है, जल वायु और पानी का जो प्रदूषण फैल रहा है, उसको लेकर भी लोगों की परेशानी है। बिल्कुल अब्दुल, बने रहिएगा। अवधेश के पास चलते हैं, रायपुर से जुड़े हैं अवधेश। ये जो चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा लोकसभा से बेहद अलग मिजाज का चुनाव होता है। आपने बताया कि जो पंडित चरण शुक्ल वार्ड 57 है, वहां पर 905 वोटर्स हैं। ऐसे में ये जो चुनाव है वो पर्सनल रिलेशनशिप पे ज्यादा होता है, लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। क्या यहां पर पार्टियां बड़ी होती हैं या चेहरे? देखिए, सीधे तौर पे आपने जो पूछा, आपने जो कहा कि वास्तविक में व्यक्तिगत चुनाव माना जाता है। निकाय के चुनाव, चाहे वो नगरीय निकाय के हो या फिर ग्राम पंचायतों के हो, वो वास्तविक में स्थानीय चुनाव माने जाते हैं, व्यक्तिगत चुनाव माने जाते हैं। और यही वजह है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं वो भी जीत के सदन तक पहुंचते हैं, वो भी जीत के नगर निगम तक पहुंचते हैं। पिछले 2 कार्यकाल के रायपुर नगर निगम की बात कर ली जाए, अगर नजर डाले जाए आंकड़ों पे, तो 2009 में 7 निर्दलीय जीत के 70 में से 7 मतलब 10% जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो जीत के पार्षद बने थे। 2014 में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति की, कुल 6 जो निर्दलीय थे वो सदन तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। तो कुल मिला के ये कि जो व्यक्तिगत जो चुनाव माना जाता है, जिस तरह से राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी तो घोषित करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल के लोग ही बताते हैं कि ये जो चुनाव होते हैं, निकाय के जो चुनाव होते हैं, वो महज कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, स्थानीय स्तर का चुनाव होता है। इसलिए कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाता है, कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाता है। लेकिन एक एक वार्ड में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पैनलों की बात कर ली जाए तो 10-10 नाम ऐसे जाते हैं अब राजनीतिक दलों के चुनाव कमेटी के सामने, जो जिनमें से तय करना मुश्किल हो जाता है कि किन्हें वो मौका दे, किन्हें अपना घोषित प्रत्याशी बनाए। और उसके बाद जो कुछ लोग बचते हैं वो फिर बगावत करके, पार्टी से बगावत करके, क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्थानीय चुनाव है, लोकल चुनाव है, व्यक्तिगत आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं। तो अब यही वजह है कि कांग्रेस ने 2000 लोगों को नोटिस जारी किया, बीजेपी ने तकरीबन 150 लोगों को निलंबित निष्कासित कर दिया। तो ये व्यक्तिगत चुनाव है और इस चुनाव का, व्यक्तिगत चुनाव का असर भी राजनीतिक जो सरगर्मियां थी, जो पिछले 10 दिनों से जो लगातार सरगर्मियां चल रही थी, राजनीतिक शोर शराबा जो था, वो तमाम चीजें जो देखने को मिली कि किस तरह से, जो हमने अपने दर्शकों को बताया, जितनी भीड़ भाजपा, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के, उनके प्रत्याशियों के रैलियों में दिखाई दी, कमोबेश उतनी ही भीड़, उतना ही उत्साह, उतना ही जोश निर्दलीय प्रत्याशियों के भी भीड़ में, कैंपेन में दिखाई पड़ा। तो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से व्यक्तिगत चुनाव है। व्यक्तिगत चुनाव के बाद अब फिर से जो बारी है वो मतदाताओं की है, तमाम कैंपेनिंग हो चुकी है। अवधेश, आपने निर्दलीय उम्मीदवारों का जिक्र किया, उनके जोश का जिक्र किया, किस तरीके से कैंपेन किया उसका जिक्र किया। एक चीज जो है बागियों के बारे में, बागियों की कितनी बड़ी भूमिका है इस बार? क्या वो खेल बिगाड़ पाएंगे इस बार? क्योंकि दोनों पार्टियों में है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बिल्कुल, देखिए
बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण आपका सवाल इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसे में एक एक बागी एक एक वोट समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी है और यही वजह है कि पहले तो दोनों ही दलों ने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने पहले अपने लोगों को जो बगावत किए थे, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया, उन्हें निलंबित कर दिया, निष्कासित कर दिया। लेकिन आज शाम तक जब रुझान आने लगेंगे, जब एक वोटर का ट्रेंड सेट हो जाएगा, लोगों का मूड पता चलेगा कि कहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है, कहां पे चतुष्कोणीय मुकाबला है और कहां पे बीजेपी या कांग्रेस में से कोई एक राष्ट्रीय दल मुकाबले से गायब है, मुकाबला निर्दलीय और एक किसी अमुक राजनीतिक दल के बीच है। तो ऐसे प्रत्याशियों पे, ऐसे बगावी तेवर अपनाने वालों पे और ऐसे प्रत्याशियों पे अब राजनीतिक दलों की नजर होगी, उनकी निगाहें होगी कि उन्हें कैसे साध लिया जाए। ये प्रयास 2 दिनों तक चलेगा। आज 21 तारीख, 22 और 23 तारीख तक ये प्रयास चलेगा कि निर्दलीय जो जहां पे सशक्त रूप में ताकतवर बन के उभरे हैं, राजधानी की बात कर ली जाए दीपेश, तो ये कहीं से भी अचरज नहीं होगा, अति संयुक्ति नहीं होगी कि राजधानी के 70 में से करीब 10 वार्ड ऐसे हैं जहां पे निर्दलीय सीधे तौर पे खेल बिगाड़ सकते हैं और 5 से अधिक तो ऐसे वार्ड है जहां पे निर्दलीय जीत के आने की उनकी संभावना ज्यादा है। तो ऐसे में निर्दलियों का बेहद ही महत्वपूर्ण रोल होगा, बेहद ही महत्वपूर्ण उनका स्थान होगा तब जब बहुमत के आधार पर महापौर चुना जाएगा, बहुमत के आधार पर अध्यक्ष चुना जाएगा। एक एक वोट के लिए जब राजनीतिक दल रस्साकसी करेगी, मशक्कत करेगी और एक एक निर्दलियों को साधने की जो जुगत होगी, वो तमाम चीज बताने के लिए काफी है कि किस तरह से निर्दलियों की भूमिका खास करके इस चुनाव में काफी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार निर्दल जो अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष और महापौर का चुनाव होगा, इसलिए निर्दलियों ने भी काफी जोर लगाया। सभी वार्डों में हमने देखा कि किस तरह से पहली बार ऐसा मौका दिखा कि निर्दलियों में एक अलग से जोश था, एक अलग से उत्साह था कि अगर वो जीत के आएंगे तो उनका जो कद होगा राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से, राजनीतिक दलों के पार्षदों से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बात घूम फिर के बहुमत पे आती है कि जिसका बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। अगर एक वो चीज पिछले और दो कार्यकाल की पिछले अवधेश, एक चीज और कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी के अलावा 2 चीजें जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं वो है जेसीसी और बीएसपी। ये दोनों पार्टियां इस चुनाव में कहां खड़ी नजर आ रही हैं आपके हिसाब से? देखिए, अगर जेसीसी की बात कर ली जाए तो निश्चित तौर पे कांग्रेस से ही टूटे हुए लोग हैं, वो जोगी कांग्रेस में गए हुए हैं, ये उन्हीं के कार्यकर्ता है, वही नेता है। इसलिए जब कार्यकर्ताओं का चुनाव है, जब वार्ड का चुनाव है, तो जेसीसी काफी मजबूत स्थिति में खड़ी दिखाई पड़ रही है। 70 में से तकरीबन 8-9 ऐसे वार्ड है जहां पे जेसीसी के जो प्रत्याशी है वो काफी आगे चल रहे हैं। अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के मुकाबले उनका कैंपेनिंग पे नजर डाल दी जाए, उनके व्यवहार पे नजर डाल दी जाए, उनके डोर टू डोर कैंपेनिंग पे नजर डाली जाए तो वो काफी सशक्त भूमिका में इस बार नजर आ रहे हैं, वो काफी आगे नजर आ रहे हैं। और इसलिए भी खास है क्योंकि फिर से वही बात कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा तो एक एक पार्षद, एक एक वोट राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनेगा, क्योंकि राजधानी रायपुर में पिछले 10 सालों में सरकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रही है, नगर में सरकार कांग्रेस की रही है। कांग्रेस चाहेगी कि अपने क्रम को बरकरार रखे, तब जब राज्य में भी अब कांग्रेस की सरकार है। लेकिन बीजेपी ये चाह रही कि जो ट्रेंड पिछले 10 सालों में सेट हुआ कि राज्य में बीजेपी की सरकार और निगम में कांग्रेस की सरकार, वही ट्रेंड चलता रहे कि राज्य में अब कांग्रेस की सरकार और निगम में बीजेपी की सरकार। तो कुल मिलाकर राजनीतिक रस्साकसी, राजनीतिक गहमा गहमी अपने चरम पे है। आज मतदाताओं की बारी है, शाम 5 बजे तक, देर शाम तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 24 तारीख को जब किस्मत का पिटारा खुलेगा, मतलब ये कि मत पेटियां जब खुलेगी, प्रत्याशियों के नामों पे मुहर कितना लगा है ये पता चलेगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे पता चलेगा कि शहर की सरकार किसके बनने जा रही है। बिल्कुल, लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है अवधेश, तो वोट तो डालना ही पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे साथ। आप अब्दुल असलम और विवेक श्रीवास्तव और अवधेश मिश्रा, लगातार आपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाया और पल पल का हाल लगातार आपसे लेते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। अब बात जगदलपुर की। जगदलपुर के नगरीय निकाय चुनाव के 48 वार्डों में चुनाव होना है, जिसमें से कुल 168 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, लेकिन बागी भी दोनों पार्टी के लिए मुसीबत साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। जगदलपुर के नगरीय निकाय के 48 वार्डों में चुनाव होना है, जिसमें कुल 168 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वैसे तो मुकाबला शहरी सरकार के लिए है, लेकिन यह चुनाव
कांग्रेस के लिए जहां एक और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने का मौका है। बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि विधानसभा से लेकर उपचुनाव तक बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। बीजेपी को शहरी संग्राम से काफी उम्मीदें हैं। जगदलपुर शहर के 48 वार्डों में एक वार्ड प्रताप देव वार्ड में कांग्रेस को वॉकओवर मिल चुका है, जहां से यशवर्धन राव निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जगदलपुर शहर में कुल मतदाताओं की संख्या 93,146 है, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 48,335 और महिला वोटरों की संख्या 44,786 और थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या 25 है। शहर में महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों से ज्यादा है। इस बार शहर के 16 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कांग्रेस ने शहर के 47 वार्डों में से 27 वार्डों में महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने 19 वार्डों में महिला उम्मीदवार मैदान में उतारे। चूंकि इस बार महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जगदलपुर नगर निगम पर 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2004 में 40 वार्ड में हुए चुनाव में बीजेपी को 19, कांग्रेस को 13 और निर्दलीयों को 8 पर जीत मिली थी। 2009 में भी 40 वार्डों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 23, कांग्रेस को 13 और निर्दलीयों को 4 पर जीत मिली थी। जबकि 2014 में 48 वार्डों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 26, कांग्रेस को 14 और निर्दलीयों को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2014 में बीजेपी भले ही संख्या बल में ज्यादा थी, लेकिन शहर में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। 2004 में बीजेपी के गीतेश मेयर बने, 2009 में बीजेपी के किरण देव मेयर बने, जबकि 2014 में कांग्रेस के जतिन जायसवाल मेयर बने हैं। अब देखना है कि इस बार यानी 2019 में जगदलपुर में किसकी सरकार बनती है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। वैसे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का हो चला, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात करेंगे न्यायधानी की। न्यायधानी के नाम से मशहूर बिलासपुर में नगर निगम चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। इस बार निगम में 18 गांव शामिल किए गए हैं। माना यह जा रहा है कि निकाय चुनाव के नतीजों से बिलासपुर पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन प्रदेश की सियासत पर भी असर होगा। नगरीय निकाय चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। निकाय चुनाव जनता की नब्ज को पहचानने के लिहाज से अहम माना जाता है। इस लिहाज से न्यायधानी के नाम से मशहूर बिलासपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता के साथ साथ राजनीतिक दलों में भी उत्साह है। बिलासपुर की समस्याओं की बात करें तो सीवरेज पर करोड़ों खर्च, लेकिन योजना अधूरी। 2 साल की योजना में लग गए 10 साल। अरपा के टेम्स की तर्ज पर विकास का वादा पूरा नहीं। अतिक्रमण की समस्या जस की तस। शहर में ट्रैफिक की समस्या। फ्लाईओवर की शहर में जरूरत। निकाय चुनाव के लिए परिसीमन के बाद राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। कई दिग्गजों के वार्डों का वजूद खत्म हो गया है। परिसीमन से पहले केवल नगर विधायक का चुनाव में असर दिखता था, लेकिन इस बार 5 विधायक होंगे जिनका चुनाव पर असर दिखेगा। मसलन बेलतरा, मस्तूरी, तखतपुर, बिल्हा। विधानसभा के 18 गांव इस बार निगम सीमा में दाखिल हो गए हैं। ऐसे में नई व्यवस्था में मेयर के दावेदारों को पहले पार्षद का चुनाव जीतना होगा। ऐसा ना होने पर मेयर बनने का सपना ख्वाब ही रह जाएगा। कुल मिलाकर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव में काफी कुछ बदल गया है। पहली बार चुनाव में 70 वार्ड बने हैं। 15 गांव अब पार्षद चुनेंगे। पहले 15 गांव सरपंच और पंच चुनते थे। सरपंच और पंच पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो बिलासपुर में मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा। 32,000 वोटों से कांग्रेस को मिली थी हार। किशोर राय महापौर बने थे। ऐसा नहीं कि बिलासपुर का पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ है। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में तमाम बातें हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच है। 5 साल में कितना हुआ विकास? शहर में करीब 17,000 LED लाइट लगाई गई। 3 करोड़ का वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल बना।
नूतन चौक में 16 करोड़ की लागत से 256 ब्लॉक का पीएम आवास बना है। मोतीलाल वोरा और बीजेपी की महासचिव सरोज पांडे समेत प्रदेश के गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू जैसे दिग्गज रहते हैं, लेकिन निगम क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित अब तक भी है। दुर्ग नगर निगम में 20 वर्षों से बीजेपी काबिज है। नगर निगम में 60 वार्ड आते हैं। ये नगर निगम साल 1918 में पालिका के रूप में अस्तित्व में आया और वर्ष 1981 में नगर निगम का दर्जा मिला। इस नगर निगम में पहली बार साल 1984 में चुनाव कराया गया। उस वक्त सिर्फ 40 वार्ड थे, जो आज बढ़कर 60 हो चुके हैं। नगर सरकार में सबसे पहले महापौर सुच्चा सिंह ढिल्लो बने। वर्तमान में भाजपा की चंद्रिका चंद्राकर यहाँ काबिज हैं। एक नजर दुर्ग नगर निगम पर। 2014 में बीजेपी की चंद्रिका चंद्राकर महापौर बनी। कांग्रेस की नीलू ठाकुर को 3000 मतों से हराया। चंद्रिका नगर निगम की 10वीं महापौर बनी। बीजेपी के 22, कांग्रेस के 25 पार्षद चुने गए। निर्दलियों के कब्जे में 13 वार्ड आए। कुल मतदाता 2,16,061, पुरुष मतदाता 1,06,804, महिला मतदाता 1,09,234। सबसे बड़ा वार्ड क्रमांक 54, 5,592 मतदाता। सबसे छोटा वार्ड क्रमांक 29, 2,074 मतदाता। अब देखते हैं नगर निगम की मुख्य समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या शंकर नाला शहर की जीवनदायिनी नदी को प्रदूषित कर रहा है। पीने का साफ पानी, बिजली की समस्या, सड़कें खराब, नालियों में गंदगी, यातायात व्यवस्था भी बदहाल। दुर्ग नगर निगम में विकास कार्यों के लिए 20 वर्षों में बड़ी मात्रा में राशियों की स्वीकृति दी गई, लेकिन जो बड़े नेता दुर्ग को स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहते थे, वास्तव में वो विकास कार्य धरातल पर दिखाई ही नहीं दे रहे। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। तो दुर्ग की स्थिति को आपने देखा कि किस तरह से वहां पर समस्याओं का अंबार है, स्थानीय समस्याओं का अंबार इस कदर है कि उसका जिक्र भी इस चुनाव प्रचार के दौरान नहीं होता दिखाई दिया और मुद्दे प्रदेश व्यापी ही हावी रखे। बात अंबिकापुर की कर लेते हैं तो अंबिकापुर नगर निगम सीट प्रदेश की एकमात्र सीट है जो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। आदिवासी इलाके सरगुजा की सबसे बड़ी नगरीय निकाय के रूप में स्थापित अंबिकापुर नगर निगम जीतना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती भरा है। अंबिकापुर नगर निगम के 1,23,136 मतदाता 48 वार्ड वाले इस निकाय के लिए वोट डालेंगे। महिला वोटरों की संख्या यहां पुरुष वोटरों से ज्यादा है। अंबिकापुर नगर निगम में पुरुष वोटरों की संख्या 56,661 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 57,109 है। वहीं इस नगर पालिका निगम में थर्ड जेंडर के 6 मतदाता ऐसे भी हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 48 वार्डों के लिए 137 बूथ बनाए गए हैं। 35.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले अंबिकापुर नगर निगम बनने के बाद यहाँ चौथी बार चुनाव हो रहा है। इस नगर निगम पर 2 बार बीजेपी का मेयर बना और 1 बार कांग्रेस का मेयर। डॉक्टर अजय तिर्की अभी अंबिकापुर के मेयर हैं। अंबिकापुर नगर निगम पर इस बार किस पार्टी का कब्जा होगा और पार्षद किसे अपना मेयर चुनते हैं, यह चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अमितेश पांडे, न्यूज़ 18 अंबिकापुर। तो अंबिकापुर में भी मुद्दे वही हैं, समस्याएं वही हैं और नगरीय स्थिति ऐसी है कि कहीं नाली नहीं है, कहीं नाले का निर्माण होना था वो अधूरा पड़ा हुआ है, तो कहीं सड़क की हाल बेहद खराब है, तो हाट बाजार भी सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं इन शहरों में बना हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव में राजनांदगांव जिले के 7 निकायों के पार्षद पद के लिए कुल 520 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ये स्थिति राजनांदगांव की है। वहीं राजनांदगांव शहर के 51 वार्डों के लिए 198 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन जो कि कांग्रेस क्या करती है वो भी देखना होगा।
राजनांदगांव का नगर निगम चुनाव का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। शहर के 51 वार्डों में 14 वार्ड ऐसे हैं जहां सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं सबसे ज्यादा उम्मीदवार वार्ड नंबर 41 में खड़े हैं। यहां कुल 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे ज्यादा मतदाता तुलसीपुर वार्ड नंबर 17 में हैं। यहां कुल 4,952 वोटर्स हैं। सबसे कम वोटर्स का वार्ड 21 है। यहां केवल 398 वोटर्स हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा है कि बहुमत उनका आएगा। मैं कोई भविष्यवाणी करूं वो ठीक नहीं है, लेकिन सरकार हमारा स्पष्ट बहुमत आ रहा है और हमारे स्पष्ट प्रत्याशी गिन के आ रहे हैं और निश्चित तौर पे महापौर भी हमारा बैठेगा। राजनांदगांव में 51 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद जीतेंगे। सर्वाधिक पार्षद कांग्रेस के जीत के आएंगे और कांग्रेस का महापौर यहां से सुनिश्चित है। राजनांदगांव नगर निगम के महापौर पद पर पिछले चुनाव में बीजेपी के मधुसूदन यादव ने कब्जा जमाया था। कांग्रेस के विजय पांडे को यादव ने 36,000 वोट से हराया था, लेकिन इस बार पार्षद महापौर चुनेंगे। इस लिहाज से पार्षदों का बहुमत होना जरूरी होगा। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। तो अगर 2004 से देखा जाए तो राजनांदगांव की स्थिति ये रही है कि 2004 के बाद 2009 और 2009 के बाद 2014, यानी कि एक बार बीजेपी, कांग्रेस, फिर बीजेपी। अब इस बार क्या कुतक है ये आज होने वाले मतदान के बाद स्पष्ट हो पाएगा। बात धमतरी की करते हैं तो धमतरी नगर निगम आज तक पंजे की पकड़ से बाहर ही रही है। अब तक कांग्रेस सत्ता में तो क्या धमतरी पंजे के कब्जे में आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। धमतरी का चुनावी समीकरण किस तरह का है और क्या वहां पर इस बार चुनावी समीकरण में कोई बदलाव हुआ है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। 135 साल पुरानी धमतरी नगर पालिका में आज तक कांग्रेस का परचम नहीं लहराया। पहले जनसंघ और बाद में बीजेपी ही काबिज रही। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद शुरू के 3 साल छोड़कर पिछले 15 साल से यहाँ बीजेपी का ही कब्जा रहा है। 1994 में पार्षदों ने चुना अध्यक्ष। 1999 में बीजेपी की जानकी पवार 3052 वोटों से जीती। 2004 में नगर पालिका अध्यक्ष पर बीजेपी की जीत। बीजेपी के ताराचंद हिंदुजा 4554 वोटों से जीते। 2009 तक रही नगर पालिका अध्यक्ष। 2009 में बीजेपी के पीएन गुप्ता 728 वोट से विजयी। 2014 में बना नगर निगम। बीजेपी की अर्चना चौबे 4540 वोटों से विजयी। अगर वोटरों की बात करें तो यहाँ महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। इनकी किसी भी प्रत्याशी की हार जीत में बड़ी भूमिका होगी। महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा। कुल मतदाता 69,631। महिला मतदाता 36,114। पुरुष मतदाता 33,517। अगर धमतरी नगर निगम में पार्षदों की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो कुल वार्ड 40, नगर निगम में बीजेपी के 28 पार्षद, कांग्रेस के 9 पार्षद, 3 निर्दलीय। भले ही यहाँ बीजेपी का शासन लंबे समय तक रहा हो, लेकिन समस्याओं का अंबार अब तक लगा है। ड्रेनेज सिस्टम की कमी, आवारा मवेशियों की समस्या, ट्रांसपोर्ट नगर की कमी, बस स्टैंड की मांग, सड़क चौड़ीकरण की मांग, अतिक्रमण, अवैध निर्माण की समस्या, बाग बागीचे, पार्कों की कमी। समस्याओं का अंबार लगा है। कांग्रेस की मांग पर वोटिंग ईवीएम की बजाय बैलेट से होगी। कांग्रेस सत्ता में है, इसका लाभ हो सकता है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा। क्या धमतरी पंजे की पकड़ में आएगा? 24 दिसंबर को पता चलेगा। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। तो अलग अलग निकायों की स्थितियां आपने देखी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिक्र अगर रायपुर का किया जाए तो रायपुर के हाल भी कुछ खास नहीं है। यहां पर भी अगर देखा जाए तो पिछले 2 टर्म से कांग्रेस का पार्षद, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का महापौर है। उसके पहले बीजेपी के महापौर हुआ करते थे जो वर्तमान में सांसद है। लेकिन वहां की स्थितियां कैसी है, वहां के वार्डों का हाल क्या है, वहां के वार्डों की समस्या क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इस बार के निकाय चुनाव के दौरान ये चीजें चुनाव प्रचार
में नजर आई या फिर वो कहीं ना कहीं गौर साबित हो गई और दूसरे ही मुद्दे यहां पर हावी होते चले गए? ये सबसे बड़े सवाल कहीं ना कहीं अभी भी बने हुए हैं। लेकिन अब इन सब के बीच एक सवाल यह खड़ा होता है कि जब 8 बजे से मतदान शुरू होगा, मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तब उनके जहन में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अपने वार्ड की समस्या को लेकर पार्षद को चुनेंगे। यह सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ममता जुड़ चुकी है, उन्हीं से चर्चा करते हैं। ममता, इस वक्त आप कहां पर, किस वार्ड में मौजूद हैं और क्या तैयारियां चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए काली माता वार्ड में इस वक्त के जो बूथ है वहां पर हम लोग मौजूद हैं और यहां पर संजय श्रीवास्तव जो है बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो आरडीए अध्यक्ष भी रहे हैं। वो यहाँ पर एक तरह से कहें कि प्रत्याशी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस से अमितेश भारद्वाज प्रत्याशी हैं और 2 और निर्दलीय हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और 7:15 के करीबन यहाँ पर डेमो किया जाएगा। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई, उनसे बात करते हैं कि सर क्या तैयारियां हैं। हमारी तैयारी पूरी है। अभी 7 से 7:15 के बीच में एजेंट आने वाले हैं और जैसे आएंगे उनको मतपेटी को जो है डेमो करके दिखाएंगे कि मतपेटी में कोई मत पत्र जो है नहीं है, खाली है, और जो सर्टिफाइड हो जाएंगे कि वो निश्चित हो जाएंगे कि हाँ इसमें खाली है। उसके बाद मतपेटी को अभी सीलिंग करेंगे और सीलिंग करने के बाद में मतदान की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ईवीएम नहीं है सर, बैलेट से हो रहा है, बैलेट पेपर से हो रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या आसानी होगी या क्या चुनौती है? हाँ, आसानी है। मशीन में क्या है, खराब होने का डर रहता था, इसमें कोई डर नहीं है। मतदान दल जो है निश्चिंत है कि कोई समस्या नहीं होगी और पूरी तैयारी है हमारी। तो यहाँ पर अगर बात कर सकते हैं तो सिक्योरिटी के भी तमाम बंदोबस्त हैं और अब 7:15 बजे करीबन एजेंट आएंगे और ये जो मतपेटी है यहाँ पर डेमो होगा और उसके बाद में सीलिंग होगी। तो आप देख सकते हैं कि तैयारियां भी एक तरह से कहें कि पूरी है और 8 बजे से मतदान शुरू होगा। लेकिन ये जो वार्ड है, अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी हाई प्रोफाइल वार्ड है क्योंकि संजय श्रीवास्तव और अमितेश भारद्वाज के बीच में मुकाबला है। और संजय श्रीवास्तव को अगर हम बात करें तो बीजेपी एक तरह से बीजेपी का एक धड़ा वो होने वाले, अगर मान लीजिए संजय श्रीवास्तव जीतते हैं तो महापौर के रूप में भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ कई जो वार्ड हैं वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। जी बिल्कुल ममता, जो अधिकारी मौजूद के जरा उनसे एक और चीज को एक और सवाल कर लीजिए, जरा उनसे पूछिए कि पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे तो बूथ कैप्चरिंग बहुत ज्यादा होती थी, बूथ से बैलेट बॉक्स जो है वो लोग उठाकर ले जाया करते थे। क्यों ये सवाल इसलिए, हालांकि न हो ये बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद है, लेकिन इसके लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में किस तरह की तैयारियां हैं, उनकी मनस्थिति कैसी है, माइंडसेट उनका कैसा है? क्योंकि कहा यही जाता है कि इश्क और जंग में सब जायज है, तो शायद ये स्थिति न बने, इसके लिए तैयारियां किस तरह की? हाँ बिल्कुल, ये बताइए कि पहले अगर हम बात करें ईवीएम होता था तो फिर भी कई चीज़ें उसमें आसान हो जाती है, लेकिन यहाँ जब बैलेट पेपर होता है तो बूथ कैप्चरिंग का डर काफ़ी होता है, तो उसको लेकर किस तरह से मेंटली प्रिपेयर? नहीं, हो ही नहीं सकता। बूथ कैप्चरिंग कैसे होगा? यहाँ तो पूरी तैयारी है। बूथ कैप्चरिंग एजेंट लोग बैठे रहेंगे सामने में, उनके सब आते जाएंगे और पूरी प्रपत्र है, उसमें भरा जाएगा कितने महिला है कितने पुरुष है। 1 नंबर के पास में चिन्हित प्रति है, उसमें काट के दिखाएंगे, वो तो पूरा प्रूफ रहेगा उनके पास में, तो बूथ कैप्चरिंग का तो सवाल ही नहीं है। जैसे अधिकारी नंबर 1 के पास में चिन्हित प्रति होता है तो कितने महिला आई कितने पुरुष आए हैं, उनके पास में रिकॉर्ड है, मतपत्र है और मतदाता पर्ची है, वो पूरा प्रूफ हमारे पास रहता है। जी 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 जी, कोई नहीं आ सकते। सिक्योरिटी भी मेन गेट में है, वो भी नंबर से भेजते जाएंगे, 1 महिला 1 पुरुष, तो यहाँ भीड़ भी नहीं होगी। बैलेट पेपर से लेकिन एक और चीज होती है सर, कई बार होता है कि मतदाता उस तरह से समझ नहीं पाता है और स्याही फैलने का भी होता है, उसके चलते भी कई बार वोट खराब हो जाते हैं, तो क्या पहले से चीजें और अच्छे से समझाई जाएंगी? अब इसके लिए चुनाव आयोग बहुत प्रचार किए हैं और प्रत्याशी लोग भी बता दिए अपने अपने क्षेत्रों में, वार्डों में मतदाता जागरूक हो गए हैं। और पहले जो समस्या होता था फैलने वाले का, वो अब समस्या उतना नहीं है क्योंकि मतदाता जागरूक हो गए हैं। अब पहले क्या है कि पढ़े लिखे कम हुआ करते थे और आज के समय में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत अधिक हो गया है, तो सब जानकार हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल, जो नोडल अधिकारी यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि तैयारियां पूरी हैं और जिस तरह से लगातार जो है चुनाव आयोग जागरूकता फैला रहा है
और तमाम तरह की जागरूकता जो है वार्ड वार्ड में जाकर फैलाई गई है, वोटर्स के पास में जाकर फैलाई गई है। तो उससे कम से कम उम्मीद यही जताई जा रही है कि ना बूथ कैप्चरिंग का डर है, ना बैलेट पेपर में शाही जो फैलने का डर है। दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें तो वोटर्स को जो है बार बार ये बताया जा रहा है कि 18 ऐसे पहचान पत्र हैं जिसके जरिए आप वोट डाल सकते हैं। कोशिश यही थी निर्वाचन आयोग की कि कोई भी वोट देने से जो है मतलब किसी को वंचित न रह जाए, और यही वजह है कि बार बार ये बताया गया कि 18 ऐसे पहचान पत्र हैं जिसके जरिए वोट दे सकते हैं। बिल्कुल, तो अधिकारी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और ये एक अच्छी बात की, एक अच्छी अब उम्मीद का है और यह एक अच्छा परिचय इस बात का है कि तैयारियां इतनी पुख्ता है कि किसी भी तरह की जो शंकाएं अलग अलग जहन में पैदा हो रही हैं वो सब इस कॉन्फिडेंस के साथ शांत होती दिखाई देती है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो युवा मतदाता या फिर ये कह लें जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आज पहुंचने वाले हैं, उनके लिए एक चीज स्पष्ट अपने जहन में होनी चाहिए कि ये जो आप मतदान करने जा रहे हैं, ये आपको बटन दबाकर मतदान नहीं करना है। बैलेट पेपर जो पहले हुआ करता था, जो पहले कभी मतदान करे होंगे और वो आज दोबारा पहुंचेंगे तो शायद उन्हें अब पुराना अनुभव होगा, लेकिन आज जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं उन युवा मतदाताओं से यही अपील है कि जरूर मतदान करने जाइए। और बैलेट पेपर है तो उसके जो थोड़े से नियम होते हैं, जो थोड़े से कानून होते हैं, जो चीजें सावधानी रखने की होती हैं वो जरूर रखिएगा ताकि आसानी से आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। और जिस प्रत्याशी को, जिस राजनीतिक दल को आप चुनना चाहते हैं, जिस राजनीतिक दल के प्रत्याशी को आप अपने वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए चुनना चाहते हैं, तो उसके बॉक्स में सही तरीके से थप्पा लगाइए ताकि वो आपका जो मत है वो रिजेक्ट ना हो जाए, खराब ना चला जाए। इस बैलेट पेपर में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो आपका मत है वो खराब ना जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती और उसको कहीं ना कहीं आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, इंतजार अभी और थोड़ा सा करना होगा, 7:18 को रखे गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जब उठता है मौसम का तो वो कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि गुनगुनी ठंड होती है तो आसानी से लोग सुबह अब सूरज की पहली किरण के साथ घर से निकलकर मतदान न कर देते हैं, लेकिन ठंड अगर बहुत ज्यादा होगी तो सुबह सुबह दिक्कत जरूर जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए लेकिन अगर हम बात करें तो वोटिंग का जो समय है वो 8 बजे से लेकर 5 बजे तक रखा गया है और 8 बजे लगभग हम कहें तो धूप चढ़ने लग जाती है, तो इससे तो थोड़ी सी राहत अगर हम मान सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप देख सकते हैं कि प्रत्याशी भी जो है वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। अमितेश जो है वो यहाँ के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आप यहाँ पर पहुँच गए हैं? यहाँ पर किस तरह की तैयारी है? देखिए, आज मतदान का दिन है तो मैं भी यहाँ पे आज तैयारी देखने आया हूँ। हमारे बूथ एजेंट यहाँ पे मौके पे पहुँच गए कि नहीं वो देखने आया हूँ। पूरी तरह से हमारी तैयारियाँ हो गई कि नहीं वो देखने आया हूँ। कुछ कमी तो नहीं रह गई, जो कमी रह गई हम उसको पूरा करने के लिए देखने आए कि क्या क्या तैयारियाँ छूट गई हमसे। लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ लोगों को आना है और मतदान करना है और अपना आशीर्वाद हम लोग को देना है। संजय श्रीवास्तव जो है वो काफी पहचाना हुआ नाम है, काफी कड़ा मुकाबला ये जो वार्ड है इस पर काफी नजर है। 2 निर्दलीय हैं और एक कांग्रेस से आप हैं, बीजेपी से वो है, किस तरह से मान रहे हैं? जी बिल्कुल, वो एक पहचाना हुआ नाम है, इसीलिए आज उनको पार्षद चुनाव लड़ना पड़ा है। जो बड़े बड़े पदों पर रहे आज वो पार्षद चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो गए और जो कि पहले दिन से उनके भाजपा के जो यहाँ साथी रहे वो लगातार उनका विरोध करते आ रहे थे। यहाँ से उनको टिकट मिली, उनके लोग उनका विरोध करते आ रहे थे। मुझे नहीं लगता यहाँ की जनता उनको स्वीकार करेगी। देखिए, प्रत्याशी जो है वो पहुंचने लगे हैं और काफी हाई प्रोफाइल ये जो वार्ड माना जाएगा। दूसरी बात ये है कि अमितेश जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि बीजेपी की जो गुटबाजी है उसका फायदा उन्हें मिलेगा और बीजेपी का कहना है कि सरकार का जो फेलियर है, उनका ऐसा आरोप है कि सरकार बहुत सारे मामलों में फेलियर हुई तो उसका फायदा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो वार्ड में है प्रत्याशियों के जो फोटोज हैं और उनके जो चिन्ह है जो वो यहाँ पर चिपकाए गए हैं और यहाँ पर ताकि वोटर्स जो है वो और अच्छी तरीके से देख लें, किसी तरह की का कोई कंफ्यूजन ना हो। हम अमितेश से भी यही बात करने की कोशिश करते हैं कि बैलेट पेपर, देखिए ईवीएम काफी आसान हो जाता है लेकिन बैलेट पेपर के साथ एक चुनौती भी होती है। जो नए वोटर्स होते हैं थप्पा लगाने में इंक इधर उधर हो सकता है। किस तरीके से, क्या प्रत्याशियों ने भी जाकर जागरूकता फैलाने की आप लोगों ने भी डेमो किया था? देखिए, लगातार आरोप लग रहे थे ईवीएम मशीन पे
इसी को देखते हुए बैलेट पेपर की परंपरा को फिर से चालू किया गया है। जो फर्जी वोट ईवीएम के द्वारा होते थे, लगातार आरोप लगते थे ईवीएम मशीन के ऊपर, तो एक तरह से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने बैलेट पेपर से फिर से नई परंपरा चालू की है और लोगों को हम लोगों ने ईवीएम खराब होती तो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बन लगातार पाती लोगों क्या? को समझाते हैं, अरे किस तरह से आपको पेपर फोल्ड करना है, किस तरह से आपको पेपर फोल्ड करके। अच्छा, ईवीएम खराब होती तो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बन पाती क्या? आप तो एकदम प्रचंड बहुमत से आए थे। बिल्कुल हम प्रचंड से आए थे, लेकिन लगातार हर प्रदेश में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी मिलती थी कि अपन कहीं बटन दबाते थे और जलती लाइट कहीं की थी। लेकिन बीजेपी ने तो ये भी कंप्लेन की है, पुलिस के पास वो गए हुए थे कि पर्याप्त सुरक्षा दी जाए बूथ में। वो तो बूथ कैप्चरिंग की शिकायत कर रहे थे। आप ईवीएम को लेकर परेशान थे, उनका कहना है कि बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, मारपीट हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और इसका फायदा। देखिए, बीजेपी के पास अब कोई काम नहीं बचा है। 5 साल से उनको आरोप लगाने के लिए हम लोग ने मौका दे दिया है। मौका इनका क्या है? मतदान का समय नजदीक आ रहा है और मताधिकारी के भाग्य का क्या फैसला करता है वो थोड़ी देर में स्पष्ट होता दिखाई देने लगेगा, क्योंकि इनकी किस्मत अब जो मतपत्र के साथ इनके जो मतदान बॉक्स होते हैं उनमें कैद हो जाएगी और उसके बाद 24 तारीख को नतीजा निकलकर सामने आएगा। खैर, ममता साथ में रहे, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अलग अलग तैयारियां किस तरह की है वो भी आपसे जानते रहेंगे और यहाँ का चुनावी समीकरण किस तरह का रहा है वो भी समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।